हेलो, नमस्कार, वेलकम दोस्तों। उत्कृष्ट क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसे ही 2023 का मेंस का पेपर हुआ एमपीपीएससी का, बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री के पेपर को देखकर घबरा गए। ऐसा ही पेपर भी है ना। और आप पुराने और पेपर देखिए, आप 22 वाला पेपर देखिए, आप 2021 वाला पेपर देखिए, आप 20 वाला पेपर देखिए, तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि ज्यादातर स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारे बच्चे मेरे को फोन लगा के पूछ रहे हैं, वो मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर क्या किया जाए ऐसे पेपर का। पीएससी के बारे में बच्चे ये कह रहे हैं कि संभवतः हिस्ट्री के साथ कुछ विशेष लगाव है, कि ऐसे बाउंसर आते हैं हर बार, कुछ सवाल ऐसे आते हैं। और पहले तो डरने वाली बात तो ये रही इस बार कि 2022 तक 3 मार्कर ऐसे आते थे, जो 3 नंबर वाले सवाल होते थे वो कुछ अजीब से होते थे, कहीं से लाते थे, कुछ शब्द उठाकर ले आते थे, उसको पूछ लेते थे। लेकिन 2023 में इसमें और कुछ परिवर्तन देखने को मिला है, और ये परिवर्तन है 5 नंबर का सवाल भी, और जो 11 नंबर का सवाल है वहां पर भी ये चेंजेस आए हैं अब। इसलिए थोड़ा सा बच्चों में ज्यादा डर है, या कई सारे लोगों के पेपर्स उतने अच्छे नहीं गए। जो पहला पेपर था हिस्ट्री का वो उतना अच्छा नहीं गया, पार्ट 1 तो उतना अच्छा नहीं गया, इसलिए बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछ रहे। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी क्लास बना ली जाए मैं, जिसमें कुछ चीजों को डिस्कस कर लिया जाए कि क्यों ये पेपर ऐसा है, या क्या कर सकते हैं जब ऐसा पेपर आए तो, या क्या करना है। कुछ सवाल हैं सामान्यतः जो बच्चों के मन में भी होंगे, और कई सारे बच्चे पूछ भी रहे हैं कि क्या किया जाए या ऐसा क्यों है। तो मैं उन्हीं सवालों पर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं बता रहा हूं और बस यही होने वाला है या यही होगा। परीक्षाएं हैं और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट नहीं है, या डायनेमिक है ही नहीं। इसलिए एक तो ये है कि चीजें वो हर बार अंदर की तरफ जाता है। जब डायनेमिक नहीं है वो, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो चीजें अंदर की पूछता ही है। हिस्ट्री के साथ एक बात तो है ही, तो उसमें बहुत ये डरने वाली बात भी नहीं, क्योंकि वो सामान्य है। करना क्या चाहिए, तो मैं कुछ सवाल बता रहा हूं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बच्चों के क्वेश्चंस हैं, और कुछ उदाहरण के साथ हम देखेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो बच्चों को डरा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम इस सेशन की। और संभवतः मैं ये आशा भी करता हूं कि आप लोगों को इस सेशन को देखने से कुछ तो लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं, पर आप देखिए इसको, आपको हिस्ट्री के बारे में एक अप्रोच मिलेगा, पेपर को कैसे हैंडल करना है इसका अप्रोच मिलेगा। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूं जो 2000 जो अजीब से सवाल हैं, जो 2023, 2022 और 2021 में आए। ठीक है, देखिए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ये 2023 एमपीपीएससी 2023 का ये पेपर है, GS1 आप देख रहे हैं यहां पर, सामान्य अध्ययन, और ये खंड अ की बात हो रही है हिस्ट्री में, संभव तो आपको दिख रहा होगा। देखिए जैसे एक सवाल मैं बता रहा हूं कि अंबस्थ, एक सवाल कौन सा हुआ जिसको बच्चों ने, जिस सवाल ने बच्चों को परेशान किया, अंबस्थ। ऐसे ही एक सवाल हुआ नैस्थिक। ठीक है, अंबस्थ, अंबस्थ, और एक सवाल था नैस्थिक। अब ठीक है, उत्तर तो हमने यूट्यूब पर इसका डिस्कस कर ही दिए हैं, अब यहां डिस्कस नहीं करना, बस मैं ये बता रहा हूं कौन कौन से सवाल हैं जो बच्चों को परेशान कर रहे थे। जैसे अंबस्थ, नैस्थिक ऐसे एक सवाल है। ऐसे ही देखिए ये सध्योद्वाहा एक सवाल है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो, छोटा हो, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं सध्योद्वाहा। तो सध्योद्वाहा एक ऐसा सवाल हुआ। ऐसे ही भवनाग एक सवाल हुआ, भवनाग। ठीक है, और ऐसे ही बारीसाल विद्रोह एक सवाल हुआ। बारीसाल विद्रोह ये एक सवाल हुआ। तो हम इसीलिए आज इस सेशन में इकट्ठा हुए हैं, ताकि हम ये देख पाएं कि ऐसे सवालों को कैसे हैंडल किया जाए। जैसे ये कुछ नए नए सवाल हैं, और आगे बढ़े। बाकी कुछ चीजें एमपी की भी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री में ओवरऑल कुछ चीजों की। आगे अगर बढ़े तो ये आपको 5 नंबर के सवाल दिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा सवाल। अब इसमें क्या है, तो एक सवाल आया भागवत धर्म में चतुर्व्यूह। एक क्वेश्चन कौन सा है, चतुर्व्यूह। भागवत धर्म में चतुर्व्यूह, ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो बच्चों के लिए एक नया सवाल हुआ। आगे इसको और देखें तो मेरे को लगता है यही एक सवाल ऐसा था जो बच्चों के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला रहा होगा। इसके अलावा 5 मार्कर में ऐसा कोई सवाल नहीं दिखता।
आगे जाएं अगर, तो हम कहां देखेंगे इसको, जो आपका 11 मार्कर है, जो 200 शब्दों में आपको लिखना है, 11 नंबर का सवाल है। और एक सवाल जो उसमें हुआ, ये दोनों 3.2 आप देखेंगे, दोनों ही सवाल यहां पर, जो और वाला है वो भी, मुगलों के साथ अहोम साम्राज्य के संघर्ष पर चर्चा कीजिए। बहुत आसान सवाल नहीं है। नॉर्मली टीचर भी, किताबों में भी, और सामान्य बच्चा भी जब पढ़ता है तो वो इस चीज को बहुत सीरियस नहीं लेता, है ना। ये इसको कह सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो सकता है एक। तो अहोम, मुगलों के साथ अहोम साम्राज्य के संघर्ष पर चर्चा कीजिए, ये एक थोड़ा सा नया सवाल है। ब्रिटिश राज में मुद्रण कला का प्रसार और भारतीय संस्कृति पर उसके होने वाले प्रभावों को स्पष्ट कीजिए, ये भी एक आउट ऑफ द बॉक्स सवाल कह सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं। इसके अलावा बाकी तो ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपको बहुत मुश्किल लगे। गौतमीपुत्र सातकर्णी बहुत आसान सा सवाल है, हिंदू संस्कारों पर विश्लेषणात्मक दृष्टि डालना, ये भी एक आसान सा सवाल है। तो ये 2023 में आपने देखा कि यहां पर क्या बताया गया आपको, यहां पर आपने देखा कि एक क्वेश्चन, मुगलों के साथ अहोम साम्राज्य के संघर्ष पर चर्चा कीजिए, ब्रिटिश राज में मुद्रण कला का प्रसार और भारतीय संस्कृति पर उसके होने वाले प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। कुछ नया प्रकार का सवाल है। ऐसे ही भागवत धर्म में चतुर्व्यूह क्या है, यह भी एक नए प्रकार का सवाल है। बारीसाल विद्रोह, भवनाग, सद्योद्वाहा, और आपको दिखेगा यहां पर नैष्ठिक और अंबस्थ। आप ये सवाल देखिए। अच्छा, इसमें हम और आगे चलें अगर, तो आपको 2022 में भी ऐसा कुछ दिखेगा, लेकिन 2022 में ध्यान रखना है, 2022, ये देखिए 2021 सॉरी आ गया, चलिए 2022 को पहले देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। 2022, अब एक सवाल यहां पर देखिए, सौदायिक और असौदायिक, सौदायिक, सौदायिक, एक ये क्वेश्चन आया था, और असौदायिक, सौदायिक एवं असौदायिक, ये एक अजीब सा सवाल था। ठीक है, और आगे जाएं अगर इसमें आपको मिले तो, बाकी ऐसा कोई यहां आपको सवाल नहीं मिलता, सिद्ध साहित्य, पोलीगर विद्रोह, बाकी नॉर्मल से सब सवाल हैं। एक जो सवाल मिला था वो सवाल क्या है, सौदायिक और असौदायिक। ठीक है, एक ये भी आप देख सकते हैं, ये भी वैसा ही सवाल है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख, संघ राज्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के संघ राज्य हैं, ये भी थोड़ा सा हटकर सवाल है ना, जो सामान्य सवाल है उनसे हटकर एक सवाल बना क्या। ऐसे ही अगर देखें, अब देखिए आप 3 मार्कर देख रहे हैं, आपको 11 मार्कर में या 5 मार्कर में यहां कोई समस्या नहीं आएगी। अशोक के गुहाल एक सामान्य सवाल है, संगम काल की संस्कृति सामान्य सवाल है, बलबन का सवाल, सूफी, मोपला विद्रोह, दादा भाई नौरोजी, तो फिर ये इसके बाद यहां सवाल क्या है, ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। ऐसे ही आप अगर कहां देखेंगे, उसको 11 मार्कर में देखेंगे, तब भी आपको नालंदा विहार, पल्लवकालीन, शिवाजी के राजनीतिक आदर्श क्या है, हिंदू कोड बिल, सांची क्यों प्रसिद्ध है, जंगल सत्याग्रह, बाकी सब क्या सवाल है। ऐसे एमपी का एक सवाल हो सकता है, महाराजा वेंकट रमन सिंह के प्रशासनिक सुधारों के विषय में लिखिए, ये भी ऐसे एक आउट ऑफ द बॉक्स सवाल कह सकते हैं आप इसको, महाराजा वेंकट रमन सिंह के प्रशासनिक सुधारों के विषय में लिखिए। ये एक 11 मार्कर क्वेश्चन था, और ये भी एक ऐसा अजीब सा एक सवाल था। अब 2022 में भी ऐसे कुछ सवाल देख लीजिए। देखिए ये देखिए 2022, ये आपको बता 2022, अब बताइए अब 21 में देखना है हमको। 2021 में कौमुदी महोत्सव, ऐसा ही एक नया सवाल था, कौमुदी महोत्सव। ठीक है, सूत्राध्यक्ष एक आसान सवाल था। ख्वाजा ताश, ये भी एक ऐसा ही सवाल है, ख्वाजा ताश, ख्वाजा ताश। ठीक है, बकाश्ता एक ऐसा सवाल था बेटा, बकाश्ता, बकाश्ता, मतलब ये कुछ ऐसे सवाल हैं। देखिए आपको यहां पर 3 मार्कर ही मिलेगा, इसके अलावा बड़े अगर सवाल आप देखेंगे 21 में, वृहत स्नानागार, भारतीय संस्कृति में ऋणों की विवेचना, दीवान कोही, सालबाई की संधि, सन्यासी विद्रोह, भारत सेवक मंडल, राजा बख्तावर सिंह के विषय में, चित्रकूट मंदसौर की संधि, बहुत मुश्किल सवाल नहीं मिलेंगे। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन, अशोक का धम्म, गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक मुगल सिख संबंधों पर प्रकाश डालिए, एक ठीक है, ये भी थोड़ा सा अच्छा सवाल था, है ना, उतना मुश्किल नहीं है पर एक अच्छा सवाल था ये भी।
है ना, गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक मुगल सिख संबंधों पर प्रकाश डालिए। बाकी सवाल कैसे हैं, आसान से सवाल है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी पेपर दिखाए हैं 2021, 2022, 2023। 2021-22 में आपको बड़े सवाल बहुत टफ नहीं दिखते हैं, लेकिन 2023 में आपको कुछ बड़े सवाल भी क्या दिखते हैं, टफ दिखते हैं, है ना। जैसे हमने चर्चा की, अभी आपको ये बताया था कि ये आपको ये 3 मार्कर तो हैं ही, ठीक है। इसमें आपको भागवत धर्म में चतुर्युग एक अजीब सा सवाल मिला है, यहां पर एक नया सा सवाल मिला है। दूसरा ये आपको मुगलों के साथ अहोम साम्राज्य संघर्ष पर चर्चा, ब्रिटिश राज में मुद्रण कला और प्रसार, भारतीय संस्कृति पर उसका प्रभाव। देखिए अब बच्चों के क्या सवाल है, मैं इस चीज पर आता हूं। मैंने आपको अभी कुछ अजीब से सवाल दिखाए हैं, जो अजीब से का मतलब है कि आउट ऑफ द बॉक्स सवाल हो सकते हैं, बाउंसर इनको आप कह सकते हैं, ऐसे कुछ ये सवाल हैं। तो इनके लिए क्या करना चाहिए आपको, आपके पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या हो। मैं कुछ सवालों को ले रहा हूं बेटा, और उनके उत्तरों के माध्यम से आपको कुछ सहायता मिलेगी, और आज हम इसीलिए आए हैं कि हमको कुछ ना कुछ क्या मिले, इसका लाभ मिले। तो आइए डिस्कस करते हैं, या क्या बच्चों के सवाल है, मैं उस चीज को लेकर चल रहा हूं। देखिए तो हम कह रहे हैं कि इतिहास के पेपर, है ना, इतिहास एमपीपीएससी मेंस, ठीक है, और पार्ट 1, और इसको लेकर बच्चों के मन में क्या सवाल है ना। जैसे ये कहा गया सवालों में कि क्या है कि ये जो आउट ऑफ द बॉक्स सवाल आ रहे हैं, इनका क्या किया जाए, कैसे हैं, क्या क्वेश्चंस हैं बच्चों के। तो आप ही लोग मेरे से सवाल पूछ रहे थे, और ये आप लोगों के ही सवाल है ना, कि जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, इनका क्या किया जाए। ठीक है, जो क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स आ रहे हैं, इनका क्या किया जाए। एक पहली ये बात हुई। जो दूसरा सवाल बच्चे ज्यादातर मेरे से पूछ रहे हैं वो है कि सिलेबस की बाउंड्रीज क्या हो, क्या ये भी अफेक्ट कर रहा है हमारी पढ़ाई को। तो सिलेबस की बाउंड्रीज, सिलेबस की बाउंड्री, सिलेबस की बाउंड्री क्या हो, एक ये भी कई सारे बच्चे सवाल पूछते हैं। इसके अलावा वो सवाल पूछते हैं कि ये जो बाउंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनका क्या किया जाए, बाउंसर क्वेश्चंस। हाँ, कैसे हैंडल करना है ये बाउंसर क्वेश्चंस को, हाउ टू हैंडल, है ना, कैसे ऐसे सवालों का प्रबंधन किया जाए। ऐसे जो आउट ऑफ द बॉक्स सवाल आते हैं, या जो आते हैं और निकल जाते हैं, समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है, इसको कैसे हैंडल किया जाए। एक समस्या यह है कि अब वो परंपरागत पेपर नहीं बचा हिस्ट्री का, है ना। एक कहते सर आप वो परंपरागत सवाल नहीं आए तो क्या किया जाए। तो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आ तो रहे हैं, लेकिन पेपर का फॉर्मेट अब ट्रेडिशनल नहीं है, ट्रेडिशनल फॉर्मेट नहीं है पेपर का। पेपर में लगातार क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। और जो इस टाइप का जो पेपर आता है, उस पेपर में हम किसको कितना महत्व दें, है ना। जैसे कहा गया कि प्राचीन भारत का इतिहास, एंशियंट, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। इतिहास तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें से किसको ज्यादा ध्यान में रखा जाए, किस पर ज्यादा बल दिया जाए। चलिए, तो ये कुछ सवाल हैं आप लोगों के, आउट ऑफ द बॉक्स जब क्वेश्चन आते हैं तो क्या किया जाए, ठीक है। सिलेबस की बाउंड्रीज क्या हो, क्या हमको ये समझ में कैसे आता है। बाउंसर क्वेश्चंस आते हैं तो इनको कैसे हैंडल करना है।
ट्रेडिशनल फॉर्मेट में नहीं आ रहा है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, और प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास में किस पर बल दिया जाए, ऐसे कुछ सवालों पर चर्चा करें। जैसे पहला सवाल है कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आता है तो क्या किया जाए। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको कई सारे उदाहरण दिए कि नॉर्मली क्या होता है, आउट ऑफ द बॉक्स क्या होता है ना। आउट ऑफ द बॉक्स ये मतलब होता है कि जब चीजें हम पढ़ रहे होते हैं और जब चीजों को हम पढ़ते हैं और कई बार हमको पता भी नहीं होता है और जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसके बगल वाला शब्द आ गया है। ठीक है, मतलब जैसे आपको ना कि अम्बस्थ, नैस्थिक, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कई बार ये शब्द आते हैं लेकिन हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं होता है, आपको पढ़ने का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आपको पढ़ने का दायरा बढ़ाना है। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है। ठीक है, तो आउट ऑफ द बॉक्स जब क्वेश्चन आते हैं तो क्या किया जाए। देखो पहली बार तो जब हम पहली बात ये कह रहे हैं कि जब आप पढ़ें, मैं आपको ये कहता हूं कि जब आप परीक्षा आपके सामने ना हो तो आप सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़िए। कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक अपने पास रखिए, हर सब्जेक्ट की, हिस्ट्री में भी खासकर प्राचीन भारत की, मध्यकालीन भारत की और आधुनिक भारत की एक स्टैंडर्ड बुक अपने पास रखिए। आपको जो भी नोट्स पढ़ते हैं और इसके साथ एक बुक, तो आपके पास क्या होना चाहिए, कोई एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए। एक बात तो ये रहा, ये सॉल्यूशन है कि क्या किया जाए, तो एक स्टैंडर्ड बुक रखी जाए अपने पास, पढ़ने का दायरा क्या हो, बहुत अच्छा हो। दूसरी बात, वर्ड्स पर, शब्दों पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, शब्दों पर ध्यान दिया जाए। ये कहा कि जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते आप शब्दों पर ध्यान दीजिए कि क्या शब्द आप पढ़ रहे हैं या उससे कोई सवाल बन सकता है। आपको पढ़ते पढ़ते सवालों को बनाना, ये ध्यान रखना है। जब आप पढ़ते पढ़ते जाएंगे, आप सवाल बनाएंगे तो आंसर फॉर्मेट कर लेंगे आप उसका दिमाग में अपने। तो आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि जब भी पढ़ रहे हैं तो साथ में सवाल बना चले कि इस शब्द से ऐसा सवाल आ सकता है, इस शब्द से ऐसा सवाल आ सकता है। ठीक है, तो शब्दों पर ध्यान देना है आपको। आउट ऑफ द बॉक्स के इसके साथ हम और क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ चीज नहीं है तो अब ये नई चीज है कि ये हमारे दायरे से बाहर, जैसे मान लो कोई बड़ा सवाल ऐसा आ गया, जैसे एक सवाल अभी आपको आप अगर पीछे देखें ना, आपको मिलेगा लिच्छवी गणतंत्र। क्या मिलेगा, अब लिच्छवी गणतंत्र आप सबने सुन रखा होगा, ये तो मैं जानता ही हूं कि आप सबने क्या रहा सुन रखा होगा, लेकिन वो 50 से 60 शब्दों में लिखने के लिए आ रहा है। कितने शब्दों में आ रहा है, 50 से 60 शब्दों में लिखने के लिए आ रहा है। तो इसको क्या किया जाए, ऐसे सवालों को क्या किया जाए। आपको तो पता है कि भाई लिच्छवी गणतंत्र के बारे में कि महाजनपद काल में जो संघ रहा, वज्जी संघ रहा, उसका एक राज्य रहा, उसका एक कुल रहा, उसके बारे में आप बता सकते हैं। लेकिन जब आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको उसके आउटसाइड की, जैसे गणतंत्र है तो गणतंत्र की विशेषताएं लिख दो वहां पर कि भाई राजा का चुनाव होता है, राजा अलग अलग कुलों के द्वारा चुना जाता था, ऐसे कुछ आपको क्या करना है। तो ध्यान रखना है कि जब भी सवाल ऐसा लगे कि ये हमसे मुश्किल हो रहा है तो उसके आसपास की चीजें लिखिए, उसके किसी एक शब्द को, ऐसे शब्द को पकड़िए जो उसका मूल बिंदु हो, और जब आप उस शब्द को पकड़ेंगे, उसके आसपास लिखेंगे, तो दूसरे लोग उस सवाल को छोड़ रहे होंगे और आप उसके बारे में कुछ लिख रहे होंगे। एक नंबर भी अगर मिल जाएगा और ऐसे 5-10 सवाल हो गए तो आप 10-20 नंबर लोगों से क्या हो जाओगे, ऐसे ही आगे हो जाओगे। तो ऐसे ध्यान रखना है, मतलब जो आपको कॉन्टेक्स्ट है लिखने का, जो आपको कॉन्टेक्स्ट है उसके आसपास की चीजें भी आपको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड मटेरियल देना है आपको। मतलब ऐसा नहीं कि हर सवाल को छोड़ते चले गए, हर सवाल छोड़ा नहीं जाता। अब ऐसा भी नहीं है कि लिच्छवी गणतंत्र आया और आपको 20 शब्द पता है, आपने 20 ही शब्द लिख दिए, आपको पूछे 50 शब्द है, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो कॉन्टेक्स्ट है उससे रिलेटेड कुछ मटेरियल आपको आसपास का लिखना ही पड़ेगा, तब क्या होगा, वो थोड़ा सा आसान हो सकता है। तो जब भी आउट ऑफ द बॉक्स कोई सवाल लगता है,
देखिए, मैं उस बात का समर्थक हूं कि अगर एकदम आपको कुछ पता नहीं है तो आप चीजों को छोड़ सकते हैं, एकदम ही कुछ पता नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं भाई कि अब अगर अगली बार ऐसे सवाल आए तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड बुक चाहिए होगी। आप क्या पढ़िए, आप किसी स्टैंडर्ड बुक को पढ़िए। जब आप उस बुक को पढ़ते हैं तो जो जो शब्द आते हैं बीच में जो अलग से लगते हैं, उन शब्दों पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि इतिहास में अब सवाल उन्हीं शब्दों से बनने लगे हैं। ठीक है, और अगर परीक्षा में आ जाए और बाई चांस आपको कोई सवाल ऐसा लगा जो थोड़ा सा नया है, तो ऐसा नहीं कि आप उसको पूरी तरीके से छोड़ रहे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत लिख सकते हैं तो उसके आसपास का मटेरियल क्या करना है, उसमें लिखना है। जो कंटेंट है उसके आसपास का हो सकता है, आप उसको भी उसमें लिख सकते हैं। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सवालों को हैंडल कर सकते हैं। अगर अगले सवाल को हम देखें तो अगला है सिलेबस की बाउंड्री क्या हो, है ना, सिलेबस की बाउंड्री। सिलेबस की सीमा क्या हो। देखिए, सिलेबस की सीमा क्या हो, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सामान्य अध्ययन जो आप पढ़ते हैं, मेंस में आप पढ़ते हैं सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन की ऐसी कोई विशेष सीमा नहीं होती, कोई बताई गई हो कि ये सीमा है। जो सिलेबस आपको बताया गया है वो सिलेबस खाली लिमिटेशन बताई गई है कि ये तरीका है इसको पढ़ने का, है ना। तो आप एकदम बंधे हुए ना रहे सिलेबस से। पहली बात तो ये कि पीएससी का जो सिलेबस आपने देख रहे हैं, आप बंध गए और आप खाली उसी को पढ़ रहे हैं कि लाइन टू लाइन आपने उठा लिया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ऐसा होता था आरंभ में, शुरुआत में, जब सिलेबस चेंज हो रहा है 2014 में, तब ऐसा कुछ हुआ था। अब वैसा नहीं है, और खासकर हिस्ट्री वैसा इसलिए नहीं है क्योंकि हिस्ट्री डायनेमिक है ही नहीं, एकदम स्टैटिक सब्जेक्ट है, यहां वैसा नहीं हो सकता। तो आपको चीजें अंदर की पढ़ना पड़ेगी। तो पहली बात तो ये कि सिलेबस की सीमा क्या हो। तो एक बात तो ये ध्यान रखिए कि आपको विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं। मैं कब की बात कर रहा हूं, जब आप तैयारी करने आए हैं, आपके सामने अभी परीक्षा नहीं है, कम से कम 6 महीने, तो आपके सामने 1 साल कोई परीक्षा नहीं है। अगर आप तैयारी करने ही आए हैं, आप उसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, विस्तार से विषय का अध्ययन करना है। विस्तार से इतिहास विषय का अध्ययन करना है। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं यहीं पर कि सिलेबस की सीमा क्या हो। जैसे मुद्रण कला वाला 2023 में सवाल आया है ना। कौन सा सवाल, इस सवाल को देखिए, ये देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए, ब्रिटिश राज में मुद्रण कला का प्रसार और भारतीय संस्कृति पर उसके होने वाले प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, और इसके जस्ट ऊपर वाला मुगलों के साथ अहोम साम्राज्य के संघर्ष पर चर्चा कीजिए। अगर इस सवाल को आप देखें ना, तो ये जो आपको दिख रहा है ये कल्चर का सवाल है। कैसा है ये, हाँ, ये संस्कृति का सवाल है, इसका संबंध संस्कृति से है। लेकिन अब वो संस्कृति कैसी है, वो आधुनिक भारत की संस्कृति पूछ ली। कैसी पूछ ली उसने, आधुनिक भारत में उसने पूछ लिया कि ब्रिटिश राज में मुद्रण कला, प्रिंटिंग आर्ट पूछ रहा है। वो है तो सिलेबस का ही, कला और संस्कृति है सिलेबस में। नॉर्मली क्या होता है ना कि हम एंशियंट और मिडिवल, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की संस्कृति पर ध्यान देते हैं, आधुनिक भारत की संस्कृति पर हम ध्यान नहीं देते। हो सकता है कि स्थापत्य कला में कोई सवाल अगली बार आपको देखने को मिल जाए आधुनिक भारत से, कि आधुनिक भारत में स्थापत्य कला को बताइए, तो आपको गोथिक शैली, नव गोथिक शैली, भारतीय शैली कौन कौन सी है उसके बारे में आपको बताना पड़ सकता है। तैयार रहना है हर चीज के लिए कि सवाल का डायमेंशन कुछ भी हो सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन है। मुगलों के साथ अहोम साम्राज्य के संघर्ष पर चर्चा कीजिए। अब नॉर्मली मुगलों के बारे में पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं, सबके बारे में पढ़ते हैं। पढ़ते क्या है, साम्राज्य विस्तार पढ़ते हैं। अब जहां जहां साम्राज्य विस्तार हो गया उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन जहां जहां असफल हो गए उसको नहीं पढ़ा। ट्रेडिशनल तरीका यही है पढ़ने का, ये ट्रेडिशनल एक तरीका है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सब पढ़ाया है, मैं खुद भी वैसा ही पढ़ाता रहा, ठीक है। मैं भी अपनी गलती स्वीकार करता हूं और चीजें हैं वैसी, लेकिन ये है ना कि लगातार क्या होगा, सुधार कैसे होता है भाई, किसी भी चीज में सुधार तो ऐसे ही होता है।
जब हमको ठोकर लगती है, जब हम सीखते हैं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, उसमें सुधार करते हैं। तो यही सुधार मैं आपको भी बता रहा हूं और यही हमको करना भी चाहिए कि चीजों को अब दायरा हमको बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जहांगीर ने जो अभियान किए वो सफल हमने पढ़ लिए, शाहजहां ने जो सफल अभियान किया हमने पढ़ लिया, कहां वो असफल हुए, ये वही सवाल है कि यहां पर मुगल क्या हो गए, असफल हो गए। तो ये मैं इन सवालों को आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मानता, ये आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, लेकिन ये ऐसे सवाल हैं जो हमारे पढ़ने के दायरे में नहीं आए, है तो इस बॉक्स में ही, सिलेबस में ही है, लेकिन ये वो नजरअंदाज किए गए सवाल हैं, ये नजरअंदाज किए गए क्षेत्र हैं जो बच्चों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो एक ध्यान रखना है, एक चीज ये कि विस्तार से पढ़ना है। क्या है? विस्तार से। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि सिलेबस की सीमा क्या है। नॉर्मली क्या होता है ना कि हम पढ़ते तो हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है तो चलो इसको छोड़ देते हैं। कितना ही बुरा टॉपिक क्यों ना लगे आपको, उसको कम से कम 3 नंबर में तो पढ़ना ही है, या आगे आने वाले 2 नंबर में तो पढ़ना ही है। पूरे सिलेबस को आपको एक बार एक नजर कम से कम 2 नंबर के हिसाब से तो उसको पढ़ना ही चाहिए, है ना। वो ऐसा इतिहास में कई बार लगता है कि यार ये वंश आज तक कोई सवाल पूछा नहीं गया इसलिए इसको नहीं पढ़ते हैं। कुछ कुछ उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा एक तो कि विषय या सिलेबस, या मैं लिख रहा हूं विषय, इतिहास की बात कर रहे खासकर हम, है ना, और इसके सभी बिंदुओं पर नजर जानी चाहिए, सभी बिंदुओं पर। आपका दृष्टिपात होना ही चाहिए, सब पर आपको दृष्टि डालनी पड़ेगी। वो बुरा भी हो सकता है या आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में, लेकिन सवाल तो आ ही सकता है। ऐसा मतलब ये थोड़ी कि आपको अच्छा नहीं लग रहा तो सवाल पूछने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा कि यार ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा, इसको नहीं पूछते। पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, और आप ये सोचकर चले आए कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं पढ़ रहा, तो फिर वो समझते ही आप चेक करने वाले को भी अच्छा लगेगा जो आप लिखेंगे। तो ध्यान रखना है, सिलेबस में, विषय में, इतिहास के विषय में आपको सभी बिंदुओं पर दृष्टिपात तो करना ही है। आप कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है परंपरागत तरीके से, लेकिन आपको पढ़ना तो सभी चीजों को है। तो सिलेबस की सीमा, और एक बात और मैं कह दूं आपको जो बात ध्यान रखना है, देखिए इतिहास में पता नहीं कितनी किताबें लिखी गई है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं तो इस विश्वास के साथ जाऊंगा, इस अहंकार के साथ जाऊंगा, इस दंभ के साथ जाऊंगा कि पूरा पेपर ही करके आऊंगा, आप ये सोच के भी मत जाइए। हमको लोगों से अच्छा करना है ना, ये प्रतिस्पर्धा है और सबसे आगे निकलना है। कहां निकलना है? आगे निकलना है। तो ये आगे निकलने वाला आपको ऐसा कुछ करना है कि आप लोगों से आगे निकल जाए। इतिहास में एक बात ये हमेशा से रही है कि कोई सवाल कहां से आ रहा है इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। मैं ये आपको एक सलाह दूंगा कि आप ऐसा ना सोचिए कि किसी एक शब्द को ढूंढने के लिए आपने एक किताब पढ़ दी पूरी। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक शब्द को ढूंढने के लिए किताब पढ़ दी। कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, उसमें जो जो चीजें हैं उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी आपकी, फिर आपको दूसरी किताब देखने की आवश्यकता नहीं है, उसी किताब को बार बार पढ़िए। ठीक है, तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है कि क्या करना है, 100% सही करना, 100% सही करना ऐसी कोई बात नहीं होती है ना, कि आप सभी चीजों को क्या कर दें, सही कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक बात ये ध्यान रखना है कि सिलेबस, खासकर इतिहास का सिलेबस ऐसा है, इतनी सारी किताबें उस पर लिखी गई हैं कि उसको जितना पढ़ो वो उतना कम है। इसलिए आपको एक ही कोई स्टैंडर्ड बुक रखनी है, बहुत सारी किताबें नहीं है, चीजें रिवाइज भी करनी होती है। आप एक किताब को एक बार में नहीं पढ़ सकते, आपको उसको कई बार पढ़ना पड़ेगा, तब वो चीजें आप ग्रैस्प कर पाएंगे, अपने अंदर ले पाएंगे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो पहली बात तो ध्यान रखना है कि सिलेबस की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा सिलेबस की नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर सकते हैं, तो आप मैक्सिमम
या अधिक से अधिक प्रयास कर सकते हैं? हम अधिक से अधिक प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इस विचार से ना जाए कि 100% करना है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है और विस्तार से उसको पढ़ना है, उस किताब को। ठीक है, सिलेबस के सभी बिंदुओं पर, विषय के सभी बिंदुओं कुछ ना कुछ क्या करना है, आपको देखना है। 100% सही करना है पेपर में, ऐसा विचार नहीं लेना है। किसी ने एक पॉइंट बता दिया, किसी ने एक शब्द बता दिया, उसके पीछे लग गए, एक किताब खरीद के ले आए और एक शब्द को ढूंढने के लिए पूरी किताब पढ़ मारी, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो आप लोग की तरफ से आया हुआ कि बाउंसर क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें, जैसे आपको बताया। तो अगला क्या है, बाउंसर क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें, हाउ टू हैंडल बाउंसर क्वेश्चंस। है ना, होता तो है ही कि सवाल देखा देखा लगता है कि गेंद तो हां पता है कि ये फेंकेगा, पर ऐसा पता नहीं होता कि ऐसी फेंक देगी ऊपर से ही चली जाएगी। तो ये वही सवाल है जो पता है कि आ सकते हैं, लेकिन ऐसे आ सकता है या इस तरीके से आ सकता है ये पता नहीं होता है। जैसे अभी आपको जो बड़े सवाल बताए थे, अहोम है सिलेबस में ही, लेकिन क्या हो गया, बाउंसर है, वो पहुंच से बाहर था, है, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसी कुछ चीजें होती है। तो मैं आपको कुछ चीज बताता हूं कैसे हैंडल कर सकते हैं। एक तो पहली बात, जब भी कोई सवाल ऐसा आता है, जैसे मान लीजिए मैं प्रिंटिंग आर्ट की बात कर रहा हूं, एक सवाल आया प्रिंटिंग आर्ट। अब प्रिंटिंग आर्ट एक बाउंसर सवाल है, तो आपको क्या करना है, आधुनिक भारत में पहले बताइए मुद्रण कला क्या है। ऐसे सवालों में जो भूमिका होती है, भूमिका एवं निष्कर्ष महत्वपूर्ण होते हैं। आपको यह हो सकता है कि आपको जो सवाल पूछा गया है उसका मेन बॉडी, उसका मुख्य हिस्सा आपको नहीं आता, लेकिन निष्कर्ष तो आपको आता है। भूमिका तो आप उसकी बना ही सकते हैं, मुद्रण कला से भूमिका बना सकते हैं। ठीक है, एक तो ये कि आप भूमिका और निष्कर्ष आपके लिए क्या हो सकते हैं, उस समय महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक बात तो ये हुई, क्या किस पर ध्यान देना है, भूमिका और निष्कर्ष पर। दूसरी बात, जब सवाल बाउंसर आता है तो आपको उसको 2-3 बार पढ़ना है, और जब सवाल को 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो उसको अलग अलग डायमेंशंस में उसके निकाल सकते हैं कि आप क्या क्या डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे मुद्रण कला, मैं मानता हूं कि आप सबके लिए एक मुश्किल सवाल रहा होगा, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगा कि एक अच्छा सवाल था, वो बहुत अच्छा सवाल था। तो उसमें क्या कर सकते थे, मुद्रण कला में जैसे देखे भाई, छपाई का मतलब है तो पेपर पर मुद्रण होता है, कपड़ों पर मुद्रण होता है, धातुओं पर मुद्रण होता है। हम प्रिंटिंग प्रेस का इतिहास भारत में बता सकते हैं, उसका योगदान बता सकते हैं, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में साहित्य के बारे में उसको बता सकते हैं, हमने साहित्य लिखा, तो ये सब चीजें हम कह सकते हैं। तो ध्यान रखना है, एक तो क्या करना है, डायमेंशंस। ठीक है, तो उत्तर के विभिन्न आयाम, आयामों को समझना। क्या कर सकते हैं, उत्तर के विभिन्न आयाम समझ सकते हैं हम, कि क्या इसके अलग अलग आयाम हो सकते हैं और हम किन किन चीजों पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो बाउंसर सवालों को ऐसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं ऐसे बाउंसर सवाल में, जो ऐसे सवाल हो सकते हैं जो हमको लगता है कि ये आते तो हैं, हमको आ सकते हैं, या हमने इसको पढ़ा है लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़ा है। एक बात तो देखिए, एक और क्या कर सकते हैं, दूसरा मैं आगे अगर इसी बात करूं तो हम ये कर सकते हैं कि जो सवाल आया है, मान लो कि जो भी क्वेश्चन आया है, जैसे मैं अभी उदाहरण से आपको समझा दूं कि अहोम विद्रोह आया, अहोम विद्रोह, क्या क्वेश्चन आया था, अहोम विद्रोह क्वेश्चन आया था, मुगल अहोम संबंधों पर बात थी। और नॉर्मली ये सबको पता है कि बहुत सारे युद्ध हुए थे और मुगल असम तक अंत में कब्जा
नहीं कर पाए, असम पर अंततः वो कब्जा नहीं कर पाए। एक ढांचा तो आपको मामूली मामूली ढांचा पता ही है बस। तो आपको ऐसे सवालों में क्या करना है, आपको ये करना है कि मुगल और असम, है ना, तो साम्राज्य विस्तार, जैसे आप मुगलों के साम्राज्य विस्तार की बात कर लें, थोड़ी सी बात आपको वहां चला जाएगा, आपका कुछ हिस्सा। ठीक है भाई, जो सवाल आ ही नहीं रहा है उसको कुछ तो हम करके आए। और ऐसा नहीं कि आप गलत लिख रहे हैं, गलत नहीं लिखना है, ठीक है, लेकिन उसको ऐसे लिखना है कि उसको पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाए कि अजी क्या लिखना चाहता है, क्या लिखना चाहता है का मतलब कि उसको लगे कि हाँ कुछ कुछ तो वैसा वैसा है, गलत नहीं लगे बस उसको। तो आपको कुछ ना कुछ नंबर क्या होंगे इससे मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक आप ये देख सकते हैं कि जो कंटेंट है ना, डिमांड ऑफ क्वेश्चन है, उत्तर की मांग या प्रश्न की मांग, जो प्रश्न की मांग है वो आप एकदम एग्जैक्टली पूरा नहीं कर सकते, है ना, लेकिन उसकी मांग को पूरा करने के लिए, प्रश्न की मांग को समझते हुए क्या करना है हमको, उसके आसपास के कंटेक्स्ट की बात करना है। ठीक है, मतलब प्रश्न की मांग को अगर समझ लिया है प्रश्न की मांग को क्या मांग रहा है, तो फिर क्या करना है, उसके हाँ आसपास का उत्तर लिखना है। ध्यान रखना है विषय के आसपास की बातें, इर्द गिर्द, मतलब मुगल साम्राज्य विस्तार का सवाल मान लो है अहोम संघर्ष, अहोम मुगल संघर्ष, तो आप लगभग किसकी बात कर रहे हैं, मुगल साम्राज्य विस्तार की, मुगल साम्राज्य विस्तार, मुगल नीतियों की बात कर रहे हैं। कुछ कुछ ऐसा आप कर सकते हैं, गलत नहीं, लेकिन कुछ कुछ साम्राज्य के बारे में ऐसा कह सकते हैं। तो प्रश्न की मांग को समझना है और उसके आसपास की कुछ बातें करना है। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं आता है ना तो गलत नहीं बताना है, उसके आसपास की बात करिए, तो आप क्या कर पाएंगे, ऐसे बाउंसर सवाल को क्या कर पाएंगे, हैंडल। लेकिन ये ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आपको भूमिका और निष्कर्ष पर ध्यान देना है। ये सवाल को आपके उत्तर को बड़ा कर देंगे। ठीक है, उत्तर के अलग अलग आयाम खोलने हैं। आपने सवाल पढ़ा, आप किस किस की बात कर सकते हैं उसके बारे में, जैसे मुगल अहोम संघर्ष आया था तो आप जहांगीर की बात करें, आप शाहजहां की बात करें, आप औरंगजेब की बात करें, तो आपको कई सारी चीजें तो ऐसे ही मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या रहा, ट्रेडिशनल फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। ठीक है, ट्रेडिशनल फॉर्मेट नहीं या परंपरागत पेपर नहीं है, मतलब प्रश्न पत्र अब कैसा नहीं है, परंपरागत नहीं है। तो क्या किया जाए, परंपरागत नहीं है तो क्या किया जाए। पहली बात तो ध्यान रखिए कि पेपर परंपरागत ही है, कुछ हिस्सा परंपरागत नहीं है, कुछ हिस्सा परंपरागत नहीं है। पहली बात तो ये, तो आप ऐसे डर के ना जाएं। कई बच्चे परीक्षा के पहले ही डर जाते हैं कि यार परंपरागत तो है ही नहीं, या पेपर पता नहीं कैसा आ रहा है, तो पहले ही डर जाते हैं। पहले नहीं डरना है, हमको यह ध्यान रखना है कि पूरा पेपर खराब नहीं आएगा, कुछ सवाल खराब हो सकते हैं, पेपर खराब नहीं हो सकता है। अब कुछ सवालों के चक्कर में अगर आप अपना पेपर खराब कर ले तो वो अलग बात है। तो पहले ये ध्यान रखना है कि परंपरागत पेपर नहीं है, ये बात ही गलत है। पेपर परंपरागत है, कुछ सवाल परंपरागत नहीं है, कुछ हिस्सा परंपरागत नहीं है। और इसका सॉल्यूशन कहां से निकलेगा उन सवालों का, तो वही आपको बताया था, पहले बता चुका हूं कि आपको विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विस्तार पूर्वक अध्ययन करना पड़ेगा। ये हम पहले देख चुके हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप जितना विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दूसरा, शब्दों को देखकर सवाल बनाइए। पढ़ते समय सवाल बनाना है मन में, पढ़ते समय सवाल या प्रश्न बनाना है। तो आपको पढ़ते समय प्रश्न बनाना है। इससे भी आपको क्या मिलेगा, इससे भी आपको कुछ फायदा मिल सकता है कि आप पढ़ते पढ़ते सवाल बना रहे हैं। तो वही, जैसे मान लिया आपको आदत लग गई तो आप ऐसा ही करेंगे, आपकी आदत है, जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ते पढ़ते ही 1 सेकंड में सवाल बना लेंगे और 1 सेकंड में आप उसकी फॉर्मेटिंग भी बना लेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है। तो परंपरागत पेपर छोड़ दीजिए कि वो परंपरागत ही है। हिस्ट्री अगर परंपरागत ना हो तो फिर क्या बात है।
हिस्ट्री तो परंपरागत ही रहेगा, उसका कुछ हिस्सा ऐसा हो सकता है जो ट्रेडिशनल नहीं होगा। तो आपको पता है कि आप वैसे भी पूरा नहीं कर सकते, 100% संभावना उसकी नहीं है, इसके लिए आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और एक और सवाल था हमारे सामने, और वो क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत किस पर बल दिया जाए। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसमें से किस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए या किस हिस्से को ज्यादा पढ़ा जाए। सबसे पहली बात तो ये कि ट्रेडिशनली बच्चे क्या करते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, वो इसको पढ़ते हैं लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं, और वो चीज है संस्कृति। तो एक तो आपको कल्चर पर ध्यान देना है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर पर, कला एवं संस्कृति पर। तो आर्ट एंड कल्चर पर आपको ध्यान देना है, कला एवं संस्कृति, इसकी बिल्कुल उपेक्षा ना करें। कला और संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे आपको अभी मैंने एक सवाल बताया कि आधुनिक भारत से भी उसने पूछ लिया, मुद्रण कला कहां की तकनीक कला है, वो आधुनिक भारत की। तो आप इसको आधुनिक भारत में भी देखिए। नॉर्मली बच्चे मध्यकालीन स्थापत्य, प्राचीन स्थापत्य पढ़ते तो हैं, लेकिन वो आधुनिक स्थापत्य के बारे में जानते भी नहीं है। तो सवाल तो बाहर जाना ही है। फिर पता तो रहेगा कि हाँ, राष्ट्रपति भवन किसने बनाया, कैसे बनाया, पर वो किस शैली में बना है, उस शैली की विशेषताएं क्या है, आप इस चीज को फिर पकड़ नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिए, विशेषकर अब आप कला के अलग अलग प्रारूपों को आधुनिक भारत में भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, तब पेपर या तब सवाल आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगेगा आपको। एक तो ये बात। दूसरा, अगर आप सिलेबस को ठीक से देखें तो आपको एक चीज मिलेगी। पहले क्या होता था कि प्राचीन भारत की यूनिट अलग कर दी थी, मध्यकालीन भारत की अलग है और आधुनिक भारत की अलग है। लेकिन अब जो नया सिलेबस है उसमें प्राचीन भारत के इतिहास को मध्यकालीन भारत के इतिहास के साथ में ही रखा गया है। मतलब ये दोनों इकट्ठा कर दिया गया है। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत क्या कर दिया गया है, अब अलग अलग कर दिया गया है, मतलब इकट्ठा कर दिया गया है। पहले अलग अलग था, अब वो इकट्ठा हो चुका है, और अब आधुनिक इनसे अलग है। इसका मतलब है कि आधुनिक का इंपॉर्टेंस तो जो था वो है ही, और बढ़ सकता है उसका इंपॉर्टेंस। लेकिन प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, इसमें जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको जिस पर ज्यादा ध्यान देना है, वो है प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत की ही कला एवं संस्कृति। हिस्से दोनों हैं, लेकिन आपको मेरे हिसाब से जिस चीज पर है ना, जैसे पेपर पूछ रहे हैं, वो पिछले 2-3 सालों से जो पेपर आता है उसमें ऐसा लगता है कि जो एंशिएंट इंडियन कल्चर है उस पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय संस्कृति पर ज्यादा बल दिया जा रहा है, इसलिए आपको प्राचीन भारत पर, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मध्यकालीन भारत पढ़ना ही नहीं है, लेकिन आप मध्यकालीन भारत में डूबिए मत। सबसे अच्छी बात यह होती है कि बच्चा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 1 साल में ही पास हो जाते हैं, 1.5 साल 2 साल में पास हो जाते हैं, कुछ लोग सालों साल तक पास नहीं हो पाते। बात यह है कि मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन कहां करनी है ना। आप सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं नहीं कि नहीं समझ पा रहे हैं, आप पुराने पेपर्स को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, आप जहां मेहनत करनी चाहिए वहां कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बात ये ध्यान रखिए कि प्राचीन भारत जो है, आप उस पर थोड़ा सा ज्यादा पकड़ बनाए रखिए। आधुनिक भारत का महत्व बहुत, मतलब हमेशा से ही इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप पहले इसको देखिए। ठीक है, देखिए और क्या बता सकते हैं आप, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इसमें और क्या हो सकता है। एक तो ये चीज कि इनमें भी आप क्या पढ़ें, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है। एक बात तो ये है ना कि कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन सीधी सी बात तो ये है कि अगर किसी को छोड़ना नहीं है तो पढ़ने का तरीका क्या हो, सबको क्या एक जैसा पढ़ा जाए। प्राचीन भारत में इतने सारे वंश हैं, मध्यकालीन भारत में इतना सारा है,
तो क्या एक जैसी इंटेंसिटी के साथ सबको पढ़ा जाए? यह पॉसिबल नहीं है। आपको प्राचीन भारत में कुछ टॉपिक्स डिसाइड करने होंगे, या सिलेक्टेड टॉपिक जिन पर आपको ज्यादा बल देना है। अब मैं ये लिख रहा हूं अधिक मेहनत। कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जहां पर कम मेहनत करना पड़े, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जहां पर आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत सब पर करना है, लेकिन किसी पर कम करना है, किसी पर ज्यादा करना है। जैसे आधुनिक पर और प्राचीन भारत पर ज्यादा मेहनत करना है, मध्यकालीन भारत पर थोड़ी सी कम मेहनत करना है, ठीक है, लेकिन मेहनत तो सब पर करना है। तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स निकालना है और उस पर ज्यादा मेहनत करना है। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जिन पर कम मेहनत करना है, लेकिन मेहनत तो करना है, छोड़ना कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसमें और क्या कर सकते हैं, जैसे वो तो कहीं से भी हो, सबके लिए एक जैसा ही है। एक चीज ये ध्यान रखना है, और क्या कर सकते हैं, एक रिवीजन की मैं बात हमेशा कहूंगा। रिवीजन, देखो आप जो कुछ पढ़ते हैं बिना रिवीजन के वो किसी काम का नहीं है। हर चीज इंपॉर्टेंट है जब उसका रिवीजन होता है। हर चीज जब आपको आती है, जब आएगी जब आपको उसका रिवीजन करेंगे। बिना रिवीजन के वो चीज आपको नहीं आएगी। तो एक बात जरूर ध्यान रखिए, आपको रिवीजन में भी ये ध्यान रखना है कि किस टॉपिक का ज्यादा रिवीजन करना है ना, किस टॉपिक का रिवीजन कितनी बार करना है, यह आपको ध्यान रखना है कि जो टॉपिक आपने इंपॉर्टेंट बनाए हैं उनका रिवीजन ज्यादा कीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उनका रिवीजन कम कीजिए। मतलब जहां से सवाल ज्यादा आने वाला हो वहां पर ज्यादा मेहनत कीजिए, जहां सवाल आने की संभावना कम हो वो उस पर कम मेहनत कीजिए, ठीक है। तो आपके जो सवाल थे है ना, उन सवालों के आपको जवाब दे दिए गए। मैंने कोई आपको कुछ उदाहरण भी बताया कि कैसे मुश्किल सवाल हो सकते हैं और कैसे इन सवालों से हम इन सवालों को हैंडल कर सकते हैं। डरने की बात नहीं होती है परीक्षा में। हाँ, सवाल ऊपर नीचे होते हैं, बाउंसर होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, लेकिन सबका अपना क्या होता है, एक तरीका होता है, ठीक है। तो मैं इसी आशा के साथ अब यहां से आपसे विदा लूंगा कि आपको ऐसा कुछ तो लाभ मिलेगा। इन चीजों को खाली सुनने से नहीं होगा, आप इनको करके देखिए। जब भी आप टेस्ट देते हैं, सवाल ढूंढिए और कठिन सवालों को करने का प्रयास कीजिए। कठिन सवालों में प्रयोग कीजिए। वो कठिन सवाल ही आपको इतिहास में आगे आने वाले जो चैलेंजेस होंगे या जो भी ऐसे अजीब से सवाल होंगे उनसे लड़ने में मदद करेंगे, उनको सॉल्यूशन करने में मदद मिलेगा। तो जब भी आप ध्यान रहें, जब भी प्रैक्टिस करें तो प्रेफरेंस ऐसे सवालों को दीजिए जो आपको थोड़े से कठिन लगते हो, जिनकी फॉर्मेटिंग, जिनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो, उन पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।